नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, होली का त्योहार नजदीक है, लेकिन होली के त्योहार से पहले ब्रज में एक होली का एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि ब्रज की जो होली है वो विश्व प्रसिद्ध है। और ये होली का जो त्योहार है ये वसंत पंचमी के बाद से ही शुरू हो जाता है, जो कम से कम ब्रज में 40 दिन तक चलता है। इसी के दरमियान कल वहां पर बरसाने में राधा रानी लाडली जू के जो मंदिर है उसमें राधा रानी के सामने लड्डू मार होली हुई और इस लड्डू मार होली के लिए ना सिर्फ भक्त व्याकुल दिखे बल्कि रंग में सराबोर होकर के जिस तरीके से आकाश से लड्डू की बरसात होती है और जिसको लूटने के लिए भक्त एक अलग ही व्याकुलता के साथ उसको लूटते हुए नजर आते हैं, क्योंकि राधा रानी का प्रसाद माना जाता है। उसको लेकर के ही अलग एक नजारा देखने को मिला और किस तरीके से बरसाने में लाडली जू मंदिर में जिस तरीके से लड्डुओं की लूट हुई वो अपने आप में ही देखने योग्य थी और वो जो नजारा था एक अद्भुत नजारा था। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे ब्रज से, जहां पर बरसाने में जो लड्डू मार होली का जो आयोजन हुआ उसमें किस तरीके से रंग जो अबीर है, गुलाल है और आकाश से लड्डू की बरसात हो रही है और जो वहां पर भक्त हैं उसे लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 3 मंगल हरिद्वार से आए हैं। हाँ, किस तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत आनंद आ रहा है। लड्डू होली में आए हैं, लड्डू पैक करके लाए हैं, सवा क्विंटल लड्डू लाए हैं। एकदम आनंद आ आप रहा है। बहुत आनंद आ रहा है और सब पे बिछोड़ रहे हैं। एकदम होली में सकारात्मक आनंद आ रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जय हो जय हो। बहुत श्री जी की बहुत कृपा बरस रही है। होली खेल रहे हैं? हाँ जी, बहुत मजा आ रहा है। ब्रज की होली का कैसा आनंद है? पहली बार है और पहली बार में बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम आनंद आ रहा है। बिल्कुल मजा आ रहा है जी। लड्डू मार रहे हैं, होली खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आपका तनीषा। राधा रानी के मंदिर में होली खेल रही है, लड्डू मार, क्या कहोगे? बहुत बढ़िया और सेफ भी है। कैसा सुकून मिला आपको? तो आप देख रहे थे किस तरीके से भक्त बड़े ही उत्साहित हैं और इस लड्डू मार होली का वो पूरी तरीके से आनंद ले रहे हैं और अपने आप में इस प्रसाद की एक अलग ही महिमा है, क्योंकि आकाश से बरसते हुए लड्डू और उनको लूटने के लिए जो व्याकुल और उत्साहित नजर आते हैं भक्त, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं जो रंग है, गुलाल है, अबीर है, उस रंग में सराबोर है और वहां का एक माहौल एक अलग ही नजारा होता है। लाडली जू के मंदिर हो, बरसाने में हो और राधा रानी के सामने इस तरीके से जो भक्त हैं लड्डुओं की लूट के लिए, क्योंकि वो प्रसाद है राधा रानी का, इसको वो चाहते हैं कि उन्हें मिले और एक अलग ही नजारा वहां पर देखने को मिलता है। लेकिन जिसकी धूम पूरे विश्व में है, विश्व प्रसिद्ध है ब्रज की होली और साफ तौर पर वही धूम दिखाई भी दे रही है कि किस तरीके से वहां पर भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है और वो इस होली का आनंद लेने के लिए वो वहां पर पहुंच गए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता देते, राजधानी लखनऊ से है, जहां पर बीएसपी के इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। 3 गाड़ियों से वहां पर जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और वहां पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है और एक बड़ी खबर है, क्योंकि इकलौते विधायक हैं बीएसपी के उमा शंकर सिंह और उनके यहां पर इनकम टैक्स की छापेमारी अपने आप में एक बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि इकलौते विधायक जिस पर कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहुत ज्यादा विश्वास भी करती हैं, बलिया के रसना से विधायक हैं और उनके घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है और वहां पर 3 गाड़ियों से जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और दस्तावेजों की जांच करी है। अभी हम आगे भी इसके डिटेल देंगे और किस तरीके से वहां पर कौन कौन से लोग पहुंचे हैं, किस चीज को लेकर के छापेमारी की जा रही है, इसकी भी जानकारी हम आपको मुहैया कराएंगे। तब तक चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं जितेंद्र के पास जो हमारे साथ बस्ती से जुड़े हुए। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? जितेंद्र, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि जिस तरीके से कल दिखाया गया कि बस्ती में जो है कुछ हिंदू लोगों के साथ जिस तरीके से मारपीट का एक मामला सामने आया था। फिलहाल आपको पता है कि अखंड की रात में जिस तरीके से देखा गया, कहीं ना कहीं जो पीड़ित था उसका साफ कहना यह है कि उन्होंने अपने घर पे एक हनुमान जी का झंडा लगाया था
और उस झंडे को लगाने के बाद में जो विशेष समुदाय के लोग थे उनके बच्चों द्वारा वहां पे ईंट फेंकी गई। ईंट फेंकने के बाद में शाम को जिस तरीके से इस समय रमजान का महीना चल रहा है तो शाम को जो है मस्जिद में तरावी किया जा रहा था। उसके बाद से जो भीड़ वहां से एकत्रित होकर निकली उस भीड़ ने उनके ऊपर हमला किया। फिलहाल इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं परिजनों ने जो हिंदू संगठन के लोग हैं उन लोगों ने भी नाराजगी जताई है। फिलहाल इस पूरे मामले में बस्ती पुलिस ने लगभग 9 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया और 15 इसमें महिलाएं हैं और लगभग 45 इसमें जो पुरुष है उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। फिलहाल कुल मिला के अगर बात की जाए तो लगभग 55 से 60 के आसपास के लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल कुछ लोगों को पुलिस ने उठाया भी है और बाकी जो भी लोग फरार है उनसे पूछताछ भी की जा रही है, उनको कोई ढूंढ भी रहे। लेकिन कहने का सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो आरोप लगाया जा रहा है कि झंडा वहां पे लगा था और झंडा लगने के बाद में विशेष समुदाय के द्वारा उनको जो है मारा गया, पीटा गया, क्योंकि उसमें एक छोटी सी बच्ची को भी चोट लगी है। महिला ने यह भी बताया कि जो उनका घर है वो कहीं ना कहीं विशेष समुदाय के बीच में है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि नाराजगी व्यक्त करते हुए यह भी बताया गया कि ये लोग इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उत्पाद जैसी घटनाएं सामने देखने को मिलती है। फिलहाल पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना होगा आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपने देखा था कुछ दिन पहले अब बहराइच में भी एक इस तरीके के झंडे को लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद किस तरीके का माहौल होता है, एक युवक की हत्या भी हो जाती है, उससे कहीं ना कहीं राजनीति गर्म हो जाती है, पक्ष विपक्ष आमने सामने हो जाते हैं और यहाँ पर भी विशेष समुदाय को लेकर के इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने जरूर कुछ लोगों को जरूर गिरफ्तार किया है, उठाया है, लेकिन सवाल ये है क्योंकि एक तरफ रमजान है, दूसरी तरफ होली का त्योहार करीब है, ऐसे में इस तरीके की चीजें घटना अपने आप में कहीं ना कहीं बस्ती का माहौल खराब करने जैसा है। इसको लेकर के जो बस्ती के कप्तान हैं, क्योंकि रायबरेली में उनकी कार्यशैली देखने को मिली है, यहाँ पर किस तरीके का उन्होंने रोड मैप तैयार कर रखा है, क्योंकि रमजान और होली लगभग साथ है। ऐसे में एक बड़ी तैयारी बस्ती में और इस तरीके की घटना घटित होना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार अगर किसी उन्माद को कहीं ना कहीं कोई साजिश रची जाए तो एक बस्ती में माहौल खराब करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। बिल्कुल अखिल, एक चीज खास तौर से देखा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कहीं ना कहीं बस्ती का जो माहौल है वाकई में बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे वो जिस तरीके से एक अजहरुल हक का मामला आया था, फिलहाल ये वर्तमान का मामला है, इससे पहले भी तमाम ऐसी बातें लगातार सामने देखने को मिली, चाहे वो बिरयानी को लेकर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा देख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए समीक्षा का यशवीर सिंह, फिलहाल उनके द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, खासतौर से सीसीटीवी के कैमरे के द्वारा हर जगह मॉनिटरिंग की जा रही है, क्योंकि हर जगह लगभग सारी जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिनके आ रही है। और कहीं ना कहीं जो उनकी टीम है, उनकी टीम ने पहली नजर बना के रखी, अगर कहीं घटना होती है तो यदि कुछ मिनटों में वहां पहुंच जाए, लगातार रात को जो है हर जगह गश्त करे। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से अभी जो है जगह चौन अगर मॉनिटरिंग की जा रही है, स्वयं फील्ड को उतरते हैं, अगर ना रात देखा जाता है ना दिन देखा जाता है, तो लगातार पुलिस हर जगह मॉनिटरिंग कर रही है। फिलहाल इन सारे मामलों में जो चैलेंजिंग सबसे बड़ी बात है वो कहीं ना कहीं रमजान और दूसरा ये होली का त्योहार, इन दोनों त्योहारों को जो एक समय पे आना तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चैलेंजिंग है। इस चैलेंजिंग के तौर पर पुलिस लगातार ब्रीफिंग कर रही है, मॉनिटरिंग कर रही है, सारे अधिकारियों के साथ बैठ के एक मीटिंग के दौरान कि किसी तरह से कोई ऐसी घटना ना अप्रिय घटना घटे, उसको लेकर लगातार बस्ती के जो पुलिस अधीक्षक है वो लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। अखंड बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिव होना बेहद जरूरी है, क्योंकि त्योहार भी है और उस त्योहार के इस सीजन में जहां पर दोनों धर्मों का अगर हम बात करें, चाहे हिंदू के पर्व की बात करें होली है और अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो वहां पर रमजान का पावन महीना चल रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ी विकट स्थिति है। और अगर इस दरमियान इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं तो अपने आप में माहौल खराब होने की 100% गुंजाइश है। ऐसे में पुलिस को पैनी नजर बनानी होगी, टीम की निगरानी करनी होगी और ऐसे जो जहां पर भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर पुलिस गश्त न सिर्फ बढ़ानी होगी बल्कि वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात भी करना होगा, जिससे कहीं ना कहीं स्थितियों को भाप करके आने वाली स्थिति खराब ना हो, कोई माहौल खराब ना कर सके, उस पर जरूर नजर बनाए रखे। जितिन, पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा, क्या अपडेट आता है, क्या अधिकारी एक्शन लेते हैं, पुलिस कप्तान किस तरीके की रूट मैप तैयार करते हैं, जरूर उसको लेकर के रिपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञान जितिन, इस तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर हमारे साथ बने हुए रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? बची हुई है और हलचल को देखते हुए बताइए।
तरीके से मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसमें कुछ चीजें जो ट्रेंडिंग में चल रही है, उसमें एक चीज स्वामी मुक्तेश्वरानंद है। और स्वामी मुक्तेश्वरानंद के साथ साथ जिन बटुक बच्चों को लेकर के यौन शोषण का आरोप लगाया गया, उसके तत्वाधान में आज कांग्रेस जिला कमेटी रायबरेली ने आज एक धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है, जो कि कल रात को ही इन्होंने किया था। और उसको लेकर के आज तमाम सारे पुलिसकर्मी इस धरना प्रदर्शन में शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस तरफ से ऐलान किया जाएगा कलेक्ट्रेट परिसर में। और उसके पीछे आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष भी हैं और तमाम सारे पुलिसकर्मी हैं जो रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने इस प्रदर्शन में लगाए हैं, तैनात किए गए हैं, ताकि किसी तरीके से कोई भी व्यवधान या शांति व्यवस्था को लेकर के कोई और चीजें ना हो, उसको लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो कांग्रेस अब एक सीधे इसमें स्वामी मुक्तेश्वरानंद के पक्ष को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, पूरे प्रदेश में कांग्रेस की नई रणनीति है और यहाँ राजधानी लखनऊ में पोस्टर भी लगे हुए हैं और साफ तौर पर स्वामी मुक्तेश्वरानंद को लेकर के उनके समर्थन में जिस तरीके से सरकार के विरोध में अब कांग्रेस ने एक रणनीति तैयार की है और उनके ऊपर लगे आरोपों को लेकर के सरकार पर ही निशाना साधा है, सवाल खड़े करने का काम किया है। एक बात यह भी है, क्योंकि आप इंद्रवीर बड़े नजदीक से देखते हैं, जो ये कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के समर्थन के लिए, शंकराचार्य जी के समर्थन के लिए, कि उनके ऊपर जिस तरीके से बेबुनियाद आरोप लगाए गए, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं और पॉस्को एक्ट के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, उसको लेकर के पूरा का पूरा मामला है। और उनके इस विवाद के बाद पूरी तरीके से कांग्रेस साफ तौर पर स्वामी जी के साथ, शंकराचार्य जी के साथ खड़ी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर बोला था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। उसके बाद से तीखी बहस साफ तौर पर देखी जा रही है, नोकझोंक भी हो रही है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और अब ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, कहीं ना कहीं अब एक राजनीति का एक नया केंद्र बन चुका है। जो कभी हिंदू मुस्लिम की तरफ बढ़ता था, वो कहीं ना कहीं दो साधु संत सन्यासियों के बीच होती हुई लड़ाई दिखाई दी। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर है, लेकिन वो भी पीठाधीश्वर है, महंत है एक पीठ के, और दूसरी तरफ शंकराचार्य जी हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से इस वक्त राजनीति चल रही है, जो चर्चा चल रही है, और जगह जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन को किया है स्वामी जी के समर्थन में, तो क्या एक नई दिशा 2027 से पहले की तैयार की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, जिस तरीके से तमाम अगर बात करें तो भाजपा सरकार और भी जो गतिविधियां देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं सनातन धर्म पे एक जोर देखने को मिला। और सरकार में हो या बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो श्री राम के जयकारों से सरकार ने जो है तमाम सारे काम देखने को मिले जो हुआ है। अब इसी में अगर बात करें सनातन धर्म को लेकर के हम जोड़ते हैं अगर, तो इसमें स्वामी मुक्तेश्वरानंद में अभी माघ मेले में जब गए तो उनके ऊपर वहां पर क्या हुआ ये सब ने देखा, पूरे देश ने देखा। उसके बाद जिस तरीके से अब स्वामी मुक्तेश्वरानंद बनाम आदित्य योगी नाथ सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इसको कंपेयर किया जा रहा है और दोनों लड़ाइयां अलग अलग देखी जा रही है। लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस इनके समर्थन में उतरी है, उसको लेकर के एक चर्चा है कि अब एक ये राजनीति ही हो रही है इन दोनों मामलों में। अब इस पे पूरा मामला क्या है, हालांकि कल भी सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो और ऑडियो वायरल हुए और उसमें देखा गया कि जिस तरीके से ये तमाम सारी गतिविधियां उनको लेकर के अब एक मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे में जो विपक्ष है वो कह रहा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद को भाजपा सरकार अब सीधे जेल में डालना चाहती है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और हमारे साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्यों किया गया है और क्यों किया जा रहा है। और तो हम बात करना यही शुरू करेंगे, आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आप लोगों से, क्या है और किस तरीके का धरना प्रदर्शन है? देखिए, आज पूरे देश में अघोषित आपातकाल है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में जंगल राज, गुंडा राज, और ये सरकार इस देश में सत्ता में इसलिए आई थी कि ये धर्म की बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी। लेकिन ये सरकार पहले हिंदू मुस्लिम के बाद आज ये हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म पे, धर्म गुरुओं पर इन्होंने आक्रमण शुरू कर दिया। देखिए, अगर सीधे अगर बात करें तो हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार, विपक्ष का कहना है कि अब उसी हिंदुत्व के ऊपर सरकार खुद हमला कर रही है। जिस तरीके से धर्म गुरुओं के साथ ये मुकदमा पंजीकृत है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये कार्यकर्ता एक ही चीज का नारा लगा रहे हैं
अत्याचार है वो बंद करिए, इसको लेकर के बात करते हैं। जिलाध्यक्ष बात करते हैं, इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लाइव में है, क्या है आज? अभी आपने देखा होगा कि जब माघ का मेला था उसमें संतों को फोन किया गया और जब महाकुंभ था उस दौरान जब भगदड़ मची थी तो हमारे जो शंकराचार्य जी है इन्होंने अव्यवस्था की आवाज उठाई थी। बदले की भावना से उन्होंने कि अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठा दिया है तो हम इस पर शिकायत करेंगे, उस पर हम परेशान करेंगे और संविधान के खिलाफ जाकर के काम करेंगे, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा। हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली सरकार अब हिंदू पे ही और हिंदुत्व पे ही कुठाराघात कर रही है। देखिए, भगवा को पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास मोदी सरकार, योगी सरकार कर रही है। जिस तरह हमारे संत महात्माओं को अपमानित कर रही है सरकार, इनको जो भारतीय जनता पार्टी की बात करे, जो बीजेपी की बात करे, वही असली संत लोग मानते हैं। जो बीजेपी का विरोध करेगा इनको लगता है कि वो संत नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में हर जिले पर हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और ऐसी झूठी सरकार, ऐसी निजमी सरकार के लिए हम सब कमर लिए हैं। 2027 से शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जाए। देखिए, मैं आखंड एक चीज और दिखाना चाहूंगा, एक्सक्लूसिव है ये IBC 24 पे, चूंकि हम लाइव है तो ये एक भगवा धारण किए हुए है, ये कार्यकर्ता है कांग्रेस के और ये भी आए हैं, इनसे भी जानते हैं आज क्यों आए हैं और क्या है पूरा मामला। यहाँ कांग्रेस के वो बुलाया गया है, उसमें आए हैं। आप हमेशा ऐसे कपड़े पहनते हैं? हमेशा है? हाँ। तो जिस तरीके से स्वामी मुक्तेश्वरानंद पे मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? अरे वो गलत है। गलत है आरोप जो लग रहे हैं, वो गलत है आरोप लग रहे हैं, गलत आरोप लग रहे हैं। देखिए, अगर सीधे सीधे ये जो अब बात करें तो एक गलत आरोप को लेकर के कांग्रेस का ये विचार प्रदर्शन है। जैसे हमने एक्सक्लूसिव में दिखाया कि भगवा धारण किए हुए एक उनका कार्यकर्ता भी है और इसको लेकर के कांग्रेस के तमाम सारे पदाधिकारी रैली कलेक्टर परिसर में पहुंचे और नारेबाजियां और मुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में, स्वामी मुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, स्वामी मुक्तेश्वरानंद का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और धीरे धीरे ये जो आग है वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं आरोप लगाने वाले भी संत समाज से जुड़े हुए लोग हैं। किसी सरकार के किसी नुमाइंदे ने तो कोई आरोप लगाया नहीं है। दूसरी तरफ 2 बच्चों ने आरोप लगाया है, वो भी अलग बात है। जो FIR दर्ज करने की निर्देश दिए हैं वो कोर्ट ने दिए हैं। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। फिलहाल ये पूरा का पूरा मुद्दा भगवा बनाम भगवाई होता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं संत बनाम संत ही नजर आ रहा है और साफ तौर पर इसका फायदा पूरी तरीके से जो विपक्षी हैं वो उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसा आरोप है बीजेपी के ही साथ में तमाम जो सहयोगी दल हैं या फिर उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो भी तब इस जुबान ये बोल रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो विपक्षी हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का फायदा उठा करके बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा। इंटरव्यू कोई अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल। ज्ञानी हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानी, तो कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, देखिए मैं आपको बताते चलूं, सोमवार के दिन हमने आपसे एक वार्ता की थी और काफी गंभीर वार्ता थी। वार्ता थी कि धन परिवर्तन को लेकर के जिस तरीके से प्रतापगढ़ में 10 सालों से शादी का झांसा देकर के मजदूरी और उस पर धन परिवर्तन कराया गया। संतोष शुक्ला के नाम के व्यक्ति को शेरखा बनाया गया, उसके पिता का नहीं पता, आधार कार्ड में किस तरीके से चेंजेस कराए गए, ये आपको मैंने पूरी बातें बताई थी। लेकिन एक उसमें अब नया मोड़ आ गया है और इस तरीके से नया मोड़ आया है कि आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सोचिए, आरोपी का जो परिवार था वो गया मध्य प्रदेश के सगरा में, वहां से उसके भांजे को लेकर के आया और सोमवार की शाम को यहाँ पहुंच गए और ये पता चल रहा है, फिलहाल मेरी SSO से भी बात हुई, एफिडेविट देने की बात कही जा रही है। SSO ने तो साफ तौर पे नकार दिया, लेकिन मामला अब ये तूल पकड़ गया कि आरोपी के परिवार वाले कैसे उसके परिवार तक पहुंच जाते हैं। अब ये तो साफ क्लियर हो गया, क्योंकि उसके आधार कार्ड मिलने के बाद और उसके भांजे के आ जाने के बाद साफ तौर पे कितना बड़ा खेल प्रतापगढ़ में चल रहा था और धन परिवर्तन का कैसा खेल नंगा नाच प्रतापगढ़ में किया जा रहा था, ये साफ तौर पे अब दर्शा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी, अभी तक एक आरोपी को प्रतापगढ़ पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है, अन्य आरोपी उसके साथ कहाँ, उसके साथी कहाँ है, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। उसका भांजा आ जाता है
कई ऐसी वेबसाइटें हैं जो कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उन्होंने आज खबरें लिखी हुई है। साफ तौर पे ये अब मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है। अगर आरोपी के जो पीड़ित का भांजा अगर एफिडेविट दे देता है तो कहीं ना कहीं वो आरोपी जो है जेल से छूट जाएगा। और साफ तौर पे अभी तक एफिडेविट थाने पे तो नहीं दिया गया है, लेकिन बातें कही जा रही हैं कि एफिडेविट देने उसका भांजा आया हुआ है। अब ये बड़ा एसएचओ की ओर से भी कोई अभी स्पष्ट जवाब नहीं आया है, लेकिन ये पता चल रहा है कि उसका भांजा प्रतापगढ़ में ठहरा हुआ है और आरोपी के लोग उसे डरा धमका रहे। तो साफ तौर पे भांजे को जान का खतरा है। और साथ ही साथ संतोष शुक्ला जो कि अभी से फिलहाल पुलिस के साथ में ही है, पुलिस की देख रेख में है, अगर वो संतोष शुक्ला बयान के बाद अपने घर को जाने लगता है तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये साफ तौर पर धन परिवर्तन के नाम पे कितना बड़ा खेल प्रतापगढ़ में चल रहा है, प्रतापगढ़ के जठवारा में ये देखने को मिल रहा है। अखंड हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इस तरीके से धर्मांतरण के मामले में और कहीं ना कहीं ये पूरी बातें निकल करके सामने आ रही है कि उनका भांजा आकर के रुका हुआ है, उनकी भी जान को खतरा है। तो इसको लेकर के पुलिस ने क्या कुछ किया है? क्या पुलिस ने उनको कोई सुरक्षा बैकअप दे रखा है? कोई उनको किसी तरीके से कोई उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके या फिर उनके खिलाफ कोई साजिश ना कर सके, ना उनको डराए धमकाए ना? तो इसको लेकर के पुलिस ने अब तक क्या कोई कार्रवाई की है, कोई रुख अपनाया है कि केवल और केवल इस पूरे मामले पर भी लीपापोती होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि संतोष के भांजे को बदरू जमा जो कि मुख्य आरोपी है, जो जेल जा चुका है, उसके परिवार वाले मध्य प्रदेश गए थे, वहां से उसको लेकर के आए हैं और फिर उसके बाद एफिडेविट देने का प्रयास कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने वो एफिडेविट एक्सेप्ट तो नहीं किया है और ये कहा जा रहा है, पुलिस ये कह रही है कि वो खुद आए हैं, उनको लाया नहीं गया है, उस संतोष के भांजे को लाया नहीं गया है। लेकिन संतोष के भांजे से कल एक संस्था के रिपोर्टर ने पूछा तो उसने जो बताया है उनको कि हमको वहां से गाड़ी में बकायदा भर करके लेकर के प्रतापगढ़ आया गया है कि एफिडेविट देने चलना है, मुकदमा वापस लेना है। उन्होंने किस पर आरोप लगाया? कौन लेकर के आया उनको? देखिए बदरू जमा जो है उसी के परिवार वाले वो गए थे मध्य प्रदेश, वहां से उसको लेकर के आए हैं भांजे को। तो साफ तौर पे ये बातें देखिए पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है संतोष शुक्ला के परिवार के ऊपर। और खासतौर पे जब संतोष शुक्ला 10 सालों से पीड़ित तो था ही, डरा हुआ तो था ही, अब जब संतोष शुक्ला खुल करके पुलिस के सामने आया, मुकदमा पंजीकृत कराया, तो अब उसको और डर लग रहा है, उसका भांजा आया हुआ है, कहीं उसके भी जान को खतरा ना हो जाए। तो संतोष शुक्ला तो फिलहाल थाने में ही है, पुलिस की देखरेख में है, जसवाड़ा थाने में उसको ठहराया गया है, रूम दिया गया है, सुरक्षा दी गई है। अब भांजा इसमें प्रेजेंट टाइम में थाने गया था, अपने मामा से मिला भी है और वहां से कहा है ये कि ना पुलिस को पता है और ना ही संतोष को पता है। भांजा इसमें प्रेजेंट टाइम में कहा है ये भी पता चल रहा है पुलिस सूत्रों की माने तो। पुलिस सूत्रों जो बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने मध्य प्रदेश भी कांटेक्ट करने का प्रयास किया, वो अभी अपने घर नहीं पहुंचा है। तो ये साफ जाहिर होता है कि वो अभी प्रतापगढ़ में है। आरोपीगण के जो परिजन है वो उनको उसके भांजे को छुपा के रखे हैं, चाहे कोर्ट में एफिडेविट दिलाई जाए और चाहे थाने में एफिडेविट दिलाई जाए, दबाव बनवाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो 3 से 4 मुख्य और आरोपी है फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी से पहले ही बदरू जमा के जो परिजन है वो चाहते हैं कि और लोगों की गिरफ्तारी के पहले ही संतोष शुक्ला के भांजे से एफिडेविट दिला दिया जाए, मुकदमा वापस हो जाए और फिर उसके बाद सब अपने रास्ते जाए और जो एक आरोपी जेल है वो जेल से बाहर आ जाए। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए इस पूरा का पूरे मामले में साफ तौर पर, क्योंकि देखिए खुद पीड़ित पहुंचा है और उसने किस तरीके से धर्मांतरण की बात कही है कि उसको फंसाया गया, उसको लोभ लालच डराया धमकाया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं उसके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, उसको गौ मांस खिलाया गया। तो ये सारी चीजें जब पुलिस के पास है तो पुलिस को तो उन आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए। इसमें एफिडेविट कोई लगा रहा है नहीं लगा रहा है वो बात का विषय है, लेकिन इसके पीछे की परत, कौन लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, किसने इस तरीके का कोई रैकेट इसमें शामिल है, बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आ रही है। और हमने देखा है कि आज की डेट में धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है और किसी न किसी तरह से एक नेटवर्क, एक गिरोह के रूप में लोग काम कर रहे हैं।
तो पुलिस को तो उस गिरोह का उनके सदस्यों को पता लगाना चाहिए, जो भी जांच करनी चाहिए। जिसने आरोप लगाया कि इस तरीके का नेटवर्क काम कर रहा है, तो सबसे पहले तो उस तह तक जाना चाहिए कि आखिरकार इस गिरोह का संचालक कौन है और कहां से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो तमाम ऐसे सवाल है जिसका पुलिस को खंगालना होगा, पुलिस को तलाशना होगा और हर एक पहलू पर नजर बनाकर रहना होगा। तो फिलहाल पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि इस केस को इस तरीके से हैंडल करें कि आरोपियों तक पहुंचा जा सके और इसका जो सरगना है उस तक पहुंचा जा सके। फिलहाल नए कप्तान आए हैं, माफ कीजिए ज्ञानेंद्र, मतलब आपके जो प्रतापगढ़ के जो कप्तान हैं, उनकी क्या कार्यशैली है? क्या उनसे इस पर बातचीत करने का प्रयास किया गया? क्यों इस तरीके का धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने इस पूरे मामले पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है? बिल्कुल, देखिए, कप्तान से मेरे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक से मेरा कोई कांटेक्ट तो नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह जब हम लोगों ने ये खबर सुनी है तो उसके बाद हमने दीपक भूकर साहब को तो फोन नहीं किया, झूठ नहीं बोलना है इसमें। सीधी सी बात है, मैंने एसएचओ को फोन किया था, क्योंकि कप्तान इस समय जन सुनवाई में होते हैं और दीपक भूकर की एक कार्यशैली है कि जन सुनवाई के दौरान वो फोन नहीं उठाते हैं, ना वो पर्सनल और सीधे अपने पीआरओ को दे देते हैं। इंपॉर्टेंट कॉल केवल उठाए जाते हैं और महत्वपूर्ण कॉल उठाए जाते हैं। वो उस समय सिर्फ 10 से 2 के बीच में केवल जन सुनवाई को ही सुनते हैं और जो समस्याएं होती है पीआरओ को हैंडल करते हैं। एक डायरी में नोट किया जाता है, पीआरओ को एक अलग से डायरी दी गई है कि 10 से 2 के बीच में जो कॉल्स आएंगे सीधी पे उसको आप नोट करेंगे तो वो डायरी को खुद देखते हैं। तो फिलहाल अभी तक मेरी दीपक भूकर से बात नहीं हुई, लेकिन एसएचओ से मेरी बात हुई। एसएचओ ने साफ तौर पे मुझसे ये कहा है कि उसका भांजा आया है, लेकिन एफिडेविट की बात अभी तक मेरे सामने नहीं आई। तो हमने उनसे फला संस्थानों का नाम लिया कि आज हर जगह खबर प्रकाशित हुई है। ये सही है कि आया हुआ है, लेकिन अभी तक मेरे पास एफिडेविट की बात नहीं आई है। इसके भांजे का अगर आरोप होगा, अगर वो कोई प्रार्थना पत्र देता है तो दूसरा मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है धर्मांतरण का, जिस तरीके से प्रतापगढ़ में इन 2 सालों के बीच में जिस तरीके से एक बाढ़ देखी गई है पट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत। मैंने आपको बताया कि 3 से 4 ऐसे मामले हुए कि धर्मांतरण में तकरीबन सैकड़ों की संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। जेठवाड़ा में भी ऐसा देखा गया कि पहले तो हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया गया, उसमें असफल हुए। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले हिंदू मुस्लिम कराने का प्रयास किया गया था, आपको याद हो। तो एक मुस्लिम की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, तो उसके बाद काफी आक्रोश उबलता है और उसके बाद जेठवाड़ा में ही धर्मांतरण को लेकर के कई ऐसे मामले आ चुके हैं, कई ऐसे मुकदमे पंजीकृत है। मैं आपको 2-3 थाने बता सकता हूँ जहाँ सबसे ज्यादा धर्मांतरण के मामले आते हैं और आ रहे हैं। तो उसमें एक जेठवाड़ा है और दूसरा पट्टी थाना क्षेत्र है और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा धर्मांतरण। फिलहाल पुलिस ने अभी तक एक ही व्यक्ति की गिरफ्तारी की है। अब ये हमारी कोशिश जरूर रहेगी कि उसके भांजे से कांटेक्ट करना और दूसरा उच्च अधिकारियों से मिलना कि इस पूरे मामले में अभी तक अधिकारी की क्या राय है और क्या कहना चाह रहे हैं। फिलहाल सीओ जो सदर है करिश्मा गुप्ता, उनसे भी हमने प्रयास किया, उनका फोन नहीं उठा है, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ कि अगर वो मेरा कॉल देखेंगी तो जरूर फोन करेंगी। तो ये साफ तौर पे है कि सीओ करिश्मा गुप्ता से भी क्या रहे हैं, मैं इस पे जरूर जानना चाहूंगा। लेकिन भांजा इस समय संतोष शुक्ला का जो भांजा है वो कहाँ पर है और उससे कांटेक्ट करने का प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। अगर भांजा मिलता है हम एक बार कल फिर उसको, हो सकता है कि कल मैं उसको लाइव ले आने का भी प्रयास जरूर करूंगा। अखंड बिल्कुल ज्ञानेंद्र, इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिएगा और सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों को भी इसमें बड़ी संजीदगी दिखानी चाहिए और प्राथमिकता के तौर पर इस मामले को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि धर्मांतरण से जुड़ा मामला है और अगर खुद पीड़ित आकर के सारी बातें बयां कर रहा है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई विशेष रूप तौर पर नहीं देखी गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने नहीं देखी, आप काम कर रहे हो सकता है, आप उस नेटवर्क को तलाश रहे हो, आप उस नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने का काम कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर है, हम और प्रतापगढ़ हमने देखा है कि ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं, तो आपको कम से कम इस गिरोह, इस नेक्सस और इसके सरगना की तलाश जरूर करनी चाहिए और तह तक जाना चाहिए कि आखिरकार इसका नेटवर्क कहां तक फैला है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, उनको सामने लाना चाहिए और सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बन चुका है धर्मांतरण का और इसको लेकर के कहीं ना कहीं कई बार विरोध प्रदर्शन भी हमने देखे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर नजर जरूर बनाए रखिए। ज्ञानेंद्र, अगर कोई अपडेट आता है तो हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र।
आपको बता दें कि लखनऊ में जिस तरीके से एक व्यापारी की हत्या उसके इकलौते पुत्र ने की, वो कहीं ना कहीं अब कई सवाल भी उसके पीछे खड़े हो गए हैं कि आखिरकार जिस घर में और भी लोग रहते थे, उसी घर में एक युवक की हत्या होती है, गोली चलती है, ना तो उस घर वालों को उसकी जानकारी लगती है और ना ही कॉलोनी वालों को गोली की आवाज सुनाई देती है। सबसे बड़ी बात है कि 3 मंजिला वो मकान होता है जिसमें तीसरे फ्लोर पे वो लड़का, उसकी बहन और उसके पिता रहते थे। सोते हुए उसने अपने पिता को गोली मारी, लेकिन सेकंड फ्लोर पर उसकी चाची और उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन ना तो उनको चाची को उस बाबत कोई जानकारी लगी कि गोली किसी की चली या फिर कुछ भी हुआ, कोई भी उनको जानकारी नहीं हुई। और सबसे हैरानी की बात है कि तीसरे फ्लोर से उसने उस शव को नीचे लेकर के आया, लेकिन खून के एक भी धब्बे कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। सवाल अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि इस मामले में जो जानकारी सामने आई थी कि उसकी बहन को उसने धमकाया था, डराया था, लेकिन अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिरकार घर में गोली चली, किसी को जानकारी तक नहीं हुई। उस युवक ने अपने पिता के जब पिता को गोली मारी, उसका शरीर जब नीचे लेके शव को आया तो खून के धब्बे भी नहीं थे, साफ सुथरा था। तो क्या ये संभव है? आखिरकार उनकी चाची को भनक क्यों नहीं लगी? बड़ा ही शांत उसका रवैया था, बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था। जिस कॉलोनी वासियों से बात की जाए या फिर और लोगों से बात की जाए, बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चल रहा था कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया, उसने अपने ही पिता की हत्या की है। सवाल ये भी बताया जा रहा है, कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ना तो उस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन थी, ना ही उनकी लड़की जो 17 वर्ष की बताई जा रही है, जो उस लड़की की बहन है, उसके चेहरे पर भी कोई शिकन नहीं थी। वो कह रही थी कि उसने मुझे डराया था, धमकाया था, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनका व्यवहार एकदम सामान्य लग रहा था। किसी भी प्रकार की कोई चीज उनकी तरफ से ऐसा नहीं रिएक्शन आ रहा था कि जैसे उनको कोई दिक्कत हो, उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया हो। उस लड़की के चेहरे पर भी इस तरीके का कोई डर और भय नहीं दिख रहा था। उसने भी अपने किसी रिश्तेदार, जानने वाले, टीचर्स, किसी को भी इत्तला नहीं किया, बल्कि वो परीक्षा भी देने जा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। यहां तक कि जो बात निकल करके सामने आ रही है कि उसने हत्या करने के बाद अपनी चाची से चिकन और पनीर की सब्जी बनवाई थी और बड़े ही आराम से उसको खाया कि जिससे किसी को शक ना हो। लेकिन सवाल होते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं कि वो नीला ड्रम भी मंगाता है, वो आरी भी लाता है, शव के टुकड़े भी करता है, उसको वो ऑयल से जलाने का प्रयास करने के लिए वो ऑयल भी खरीद करके बाजार से लेकर के आता है। सारे हथियार पुलिस ने बरामद कर लिए हैं, चाहे वो आरी हो, चाहे वो राइफल हो, चाहे वो तेल हो, सब कुछ, तारपीन का तेल हो, सब कुछ पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस तलाश रही है कि आखिरकार एक घर में एक युवक की हत्या कर दी जाती है, लेकिन उस घर में रहने वाले किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगती कि कैसे वहां पर एक युवक की हत्या हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि क्या अगर किसी की हत्या हो जाए और उसका शव घर में हो तो क्या दुर्गंध नहीं आएगी? इस बाबत भी पुलिस कहीं ना कहीं कई पहलुओं को जोड़ करके एक एक कड़ी मिला करके जांच पड़ताल में जुट गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई सोची समझी साजिश है। क्योंकि लड़के ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, पापा घर लौट आओ, इस तरीके की बातें, इमोशनल भावनात्मक बातें उसमें लिखी गई थी। साथ ही साथ उसने बोला कि मैं और आपकी बेटी आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें लोगों को, पुलिस का मानना है कि लोगों को, या तो लोग किस तरीके की बातें सोच रहे हैं, क्या चीज स्टेप उठाने जा रहे हैं, इस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो पता लगाना चाहता था। लेकिन तमाम ऐसे अनसुलझे सवाल अभी बाकी हैं कि आखिरकार बेटे ने अपने पिता की इस तरीके से निर्मम हत्या क्यों की, और अगर उसकी बहन जानती थी तो उसने अपना मुंह बंद क्यों किया? क्योंकि पिता सबके लिए अमूल्य, एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी चीज होते हैं, पिता का जो योगदान है किसी के भी जीवन में वो अमूल्यवान है। और इस तरीके से एक बेटा अपने पिता की हत्या करता है, उसकी बहन वो जानती है, वो बेटी देखती है, लेकिन वो अपने मुंह पर चुप्पी साध लेती है, वो एक शब्द को लेकर कुछ नहीं बोलती है और रिएक्शन ऐसा होता है मानो कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे में कई सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार एक छत के नीचे इतनी सारी चीजें घटित हो जाती हैं, कॉलोनी वालों को पता नहीं चलता कि किसी गोली चलने की आवाज आई है, घर वालों को पता नहीं चलता, तो आखिरकार कितने शातिर तरीके से अगर उसने सच में इस घटना को अंजाम दिया है तो क्या साइलेंसर का उस बंदूक में कुछ उपयोग किया गया, क्या कैसे इस तरीके की घटना को अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी और घर में रहने वाली चाची को भी भनक नहीं लगी। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि आज सुबह उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया, उनके भतीजे ने शव का अंतिम संस्कार किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कई अनसुलझे सवाल हैं जो अभी भी खड़े हैं कि आखिरकार इस तरीके की घटना घटित होती है, लेकिन परिवार के कई लोगों
को इसकी भनक तक नहीं लगती, तो आखिर कितनी शातिर तरीके से उसने अपने पिता को मौत के घाट उतारा है, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और पुलिस इन्हीं सवालों की जांच कर रही है और हर एक पहलू तक, हर एक कड़ी तक वो जानना चाहती है कि आखिरकार इस घटना के पीछे की असल वजह क्या है। क्योंकि जो बच्चा बीकॉम कर रहा है तो उसकी नीट की तैयारी की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि ये बोलना कि उसके पिताजी एमबीबीएस का उसके लिए एमबीबीएस का दबाव बना रहे थे, तो ये गलत है, क्योंकि वो बीकॉम कर रहा था, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। तो बीकॉम करने वाले व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से नीट की तैयारी को लेकर के दबाव बनाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी चीज ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि जो काकोरी में या जो उनकी पैथोलॉजी थी, उन्होंने उस पैथोलॉजी की जिम्मा भी अपने लड़के को दे रखा था, जिससे वो अपना खर्च भी चलाता था। तो बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि संपत्ति के लालच में इस बेटे ने अपने पिता की हत्या की। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और जांच जल्द से जल्द सबके सामने लेकर के आने की बात कर रही है कि इस पूरे मामले में सच क्या है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।